नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। मैं हूं रजनीश आनंद। काव्य पूर्णिमा का आज का यह अंक हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक प्रवासी कवित्री मधु खन्ना जी, जो पिछले 25-26 सालों से ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में रह रही हैं। वहीं पर यह हिंदी में लेखन करती हैं, हिंदी भाषा के प्रति समर्पित हैं और पूरी तरह से हिंदी भाषा की सेवा कर रही हैं। पेशे से शिक्षिका हैं मधु जी। हम उनका सबसे पहले अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। नमस्कार मधु जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार रजनीश जी। बहुत बहुत आभार प्रभात खबर का मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतनी दूर बैठे हुए अपने भारत से बात कर रही हूँ। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में हिंदी भाषा बोलने वाले कितने लोग होंगे, और हिंदी भाषा को लेकर के वहाँ के लोगों का क्या दृष्टिकोण है। ऑस्ट्रेलिया भर में काफी लोग हैं, कम नहीं है, जो हिंदी में काफी काम कर रहे हैं। जैसे सिडनी में अच्छा काम हो रहा है, मेलबर्न में, पर्थ में, एडिलेड में और ब्रिस्बेन में भी। ब्रिस्बेन में हमारे यहाँ अ, 3-4 स्कूल हैं यहाँ ब्रिस्बेन में। एक स्कूल है बीएसके, जिसमें हिंदी के साथ साथ मंत्रों को का उच्चारण वो सब भी सिखाया जाता है। और एक स्कूल है कूपर प्लेन स्टेट स्कूल, जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो भी वॉलंटरली उसमें हिंदी सिखाते हैं। इसके अलावा एक और स्कूल है जिसे नंदिनी जी चलाती हैं, और वहाँ पे भी वो बच्चों को शिक्षा देती हैं। तो हिंदी का है तो सही, लेकिन उतना नहीं है जितना भारत में हो सकता है। बाकी मुझे लगता है कि हम लोग जो बाहर हैं, हम अपनी संस्कृति को ज्यादा मजबूती से पकड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारे बच्चों को आ जाए और वो ऐसा ना हो कि वो हमसे छूट जाए। तो जो हिंदी जानने वाले या भारतीय जो लोग हैं, वही केवल हिंदी पढ़ना चाहते हैं, या ऑस्ट्रेलिया के लोग भी कुछ हिंदी में रुचि दिखाते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि गोरे लोग सीखना चाहते हो, या हाँ, यहाँ पे एक दो अच्छी उम्र के गोरे हैं जिनको रुचि है। वो एक दो ही हैं जो सीखते हैं यहाँ पे। और यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में हिंदी एज ए सब्जेक्ट है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में जो हिंदी सिखाई जा रही है, एक दूसरे के साथ बातचीत में उसे प्रयोग कर सके। जब भारत से कोई यहाँ जाए, भारत जाए कोई बाहर से, तो वहाँ बात कर सके। मतलब संपर्क साधने की कला, एक तरह से भाषा के जरिए उनको सिखाई जा रही है फिलहाल की स्थिति में। हाँ जी। और यहाँ पे एक सोमा जी भी हैं जो छोटे बच्चों को मंदिर में हिंदी सिखाती हैं। जैसे रामलीला करवाई उनको, ताकि उनको जानकारी हो अपने जो हमारी भाषा में, या जैसे रामायण है उसके बारे में उन्हें पता चले। आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? कितने साल, लगभग आपने बताया था कि 25-26 साल हो गए। हाँ, अभी मेरे बच्चों ने यहीं स्कूल स्टार्ट किया था, तो अब दोनों बच्चे दोनों बड़े हो गए हैं, तो हमारे को हो गए 26 साल हो गए हैं यहाँ पे। मैं हाँ। वैसे यहाँ पे अधिगम अक्षमता की और ऑटिज्म की टीचर हूँ, यानी स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ। मेरे बच्चे जब छोटे थे, मुझे इस बात की चिंता थी। वो हर समय मुझसे इंग्लिश में बात करते थे, इंग्लिश में जवाब देते थे। मैंने भी मन में सोच लिया, कुछ भी हो जाए, मैं इनसे हिंदी में ही बात करती रहूंगी। तो 11वीं 12वीं तक आते आते उन दोनों की हिंदी वो इतनी अच्छी आज बोल सकते हैं जितनी अच्छी मैं बोलती हूँ। लेकिन कभी कभी जब भारत जाओ छुट्टियों में, तो मैं वहां देखती हूँ कि वहां के जो बच्चे हैं, या वो आपस में इंग्लिश में बात करते हैं, या उनको बड़ा गर्व महसूस होता है बाजार में भी जब दिखते हैं। हम यहाँ पूरी कोशिश में हैं कि बच्चे हिंदी में बात करें। और ये हिंदी वहाँ हमारे ही देश में रह के इतनी ज्यादा अंग्रेजी बोलना, मुझे नहीं लगता कि वो उचित है। हाँ, आज भी देश में अगर कहें तो संपर्क की भाषा तो हिंदी ही है, लेकिन लोग अंग्रेजी के प्रति, लोगों का रुझान, जुड़ाव थोड़ा बढ़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने लेखन हिंदी में ही शुरू किया है, कब से लिख रही हैं आप? तो मैं स्कूल में ही थी जब मैं अपने छठी कक्षा में मैंने कविताएं लिखनी शुरू करी।
और मुझे ये लगता था कि अपनी भावनाओं को जो है उनको अगर आप कागज पे उतारते हैं तो अच्छा लगता है। उस तो पहली आपकी कौन सी कविता प्रकाशित हुई हो, मतलब किसी अखबार में या पत्रिका में, कुछ याद है आपको? एंड मैरी कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ हम्म। पे कॉलेज की जो हमारी पत्रिका थी प्रयास, उसमें मेरी कविताएं आती थी। आशु कवि वो होता है जैसे आपने कोई बात की और वो आपको जवाब कविता के रूप में दे दे, जिसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस कविता में बात करना, हम्म। स्पॉन्टेनियस कविता में बोलना। हम्म। तो मेरे मन में जो भी भाव आते हैं वो ज्यादातर कविता की तरह वो पंक्तियां बन जाती हैं। यहाँ पे सर्वप्रथम मैंने यहाँ मेलबर्न में एक मैगजीन निकलती है जिसका नाम है साउथ एशिया। वो इंग्लिश की मैगजीन है, उसके अंदर एक अंक है जिसका नाम है हिंदी पुष्प, और उसमें मैंने बड़ी रुचि ली और उनको मैंने से पहले अपनी कविता जो है वो लिख कर भेजी। और फिर इस तरह लिखते लिखते धीरे धीरे आसपास जैसे लोगों को जानकारी हुई, तो उसी तरीके से अपनी कविता के कारण ही मैं रेडियो में आ गई। ऑस्ट्रेलियन इंडियन रेडियो पे मेरा साप्ताहिक कार्यक्रम आता है। हम्म। पहले वो पंजाबी में आया करता था जिसका नाम है तुहाडियां साडियां गल्लां। अच्छा। उसमें मैं जो पंजाबी के मुहावरे हैं वो पढ़ा करती थी और उन मुहावरों को समझाया करती थी। और उसकी वो किताब भी जो है अम, मैंने उसको करवाया, जीवन की कहानी चांद की जुबानी। तो जैसे आप शुरुआती दौर से जब से लिख रही हैं, तो एक कविता मैं आपसे सुनना चाहूंगी जो आपके शुरुआती दौर की है। आह आह फिर से आ गए तुम, आह फिर से आ गए तुम, मुझे नोचने के लिए। नोच लो मुझको, नोच लो मुझको गिद्ध की तरह, मैं उफ ना करूंगी। नोचते रहो, नोचते रहो, जिस दिन थक कर बैठोगे तुम, मेरी एक नई सुबह होगी। तो ये छोटी सी है, लेकिन हम्म। उस समय मैंने ये इस तरह की छोटी छोटी कविताएं जैसे मन में भाव आते थे उन्हीं को मैं व्यक्त करती थी। हम लोग जो बाहर रहते हैं हम अपने देश से कहीं अंदर से इतने ज्यादा जुड़े होते हैं, जैसे जो हम न्यूज में भी सुनते हैं एनडीटीवी पे या कुछ भी, जो कुछ भी वहां पे होता है वो हमारे मन मस्तिष्क पे बड़ा असर करता है। फिर जो मन में बात बैठ जाती है फिर उसी के ऊपर मैं कविता लिख देती हूँ। आपकी जो मनस्थिति होती है अपने देश को लेकर के, वहां पर जो भी प्रवासी भारतीय हैं, जी। उनका भी एक दर्द हमें पता चलेगा, तो वो आप सुनाएंगे। मैंने सोचा था तरक्की होगी, मैंने सोचा था तरक्की होगी 20 साल पहले जब आई थी। अब तो 20 साल नहीं हुए, 26 साल हो गए। मेट्रो बनी, मॉल खुले, अंग्रेजी छाई, पर कुछ सोचा तो लगा हमने कुछ गवाया है। खोजने पर पता चला चरित्र कहीं नजर न आया है। खोजने पर पता चला चरित्र कहीं नजर न आया है। चाहने पर भी कोई उसको पकड़ ना पाया है। रिश्ते धुंधले पड़े, अपनों में सफेद खून पाया है। रिश्ते धुंधले पड़े, अपनों में सफेद खून पाया है। छोटे थे तो गली में बंदरिया आती थी, खूब नाचती थरकती रंग दिखाती थी। आज डुगडुगी बजे ना बजे, आज डुगडुगी बजे न बजे, बंदरिया नंगा नाच नचाती है। भालू भी आता था, नचता नचाता था, आज हर खाल में भेड़िया पाया है। किसी ने कहा तंदूर से अब रोटी नहीं लगवाते, किसी ने कहा पार्क में तितलियां पकड़ने नहीं जाते, किसी ने कहा तीज पर अब झूले नहीं झुलाते। मारो गोली अपने को क्या, अपना तो भाई आया है। यहाँ किसी से भी पूछो, यहाँ किसी से भी पूछो, बस एक ही जवाब आना है। भाई मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं पंजाबी हूँ,
किसी ने भी अपने आप को भारतवासी ना माना है। मिले आपको भारतवासी, मिले आपको भारतवासी, तो हमें भी बताना है। चमकते सितारों के नीचे लंबी सड़क दूर जाती है। तेरे और मेरे जैसे मिल जाएं तो बहुत फूल खिलाती है। आगे बढ़ो, गले लगो, मुस्कुराओ, अपना तो भाई आया है। बहुत बढ़िया लिखा आपने। इस कविता में जो आप देख रहे हैं, देश से दूर बैठे लोग, अपने देश को, वो दिख रहा है और आपने बखूबी उसका चित्रण भी किया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप साहित्य की कौन कौन सी विधा में लिखती हैं? कविता, कहानी, निबंध, क्या क्या लिखती हैं आप? मैं कविताएं लिखती हूँ, कहानियां लिखती हूँ और लेख लिखती हूँ, संस्मरण भी लिखती हूँ। यहाँ एक पत्रिका है, गर्भनाल पत्रिका, जो भारत से ही चलती है। तो उसमें अ, कभी लेख, कभी संस्मरण, कभी कविताएं वह आती रहती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो साहित्य है, जो वहाँ के लोग लिखते हैं, तो वहाँ किस तरह का साहित्य है? क्या महिलाओं की उपस्थिति साहित्य में है, कम है? किस तरह से वहाँ का लेखन है? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि महिलाओं की ज्यादा है या पुरुष की ज्यादा है, दोनों की ही है। और हम्म। बहुत सारे हैं लोग हैं जो यहाँ पे लिखते हैं। काफी अच्छी उम्र के लोग भी हैं, युवा पीढ़ी भी लिख रही है और बड़े मन से लिख रही है। ये एक भारत सरकार की तरफ से ही ये एक प्रतियोगिता हुई थी कि अपने देश के नाम एक चिट्ठी लिखो। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने देश के नाम चिट्ठी लिखूं। तो मैं चिट्ठी लिखने लगी जब, तो क्योंकि मेरा लिखने का एक तरीका जो है वो बहुत ही काव्यमय है, तो वो चिट्ठी ही एक कविता के रूप में बन गई। मेरे देश के नाम चिट्ठी, कहाँ से शुरू करूं ए देश, कहाँ से शुरू करूं ए देश, किसको अपनी गाथा कह पाऊं, व्यथित हृदय मैं किसे बताऊं। मेरे हृदय में भारत उन्मुक्त गीत यूं गाता है, पंछी सा उड़ता, मयूरी सा पिहू पिहू मुस्काता है। इसके हर रंग से हृदय मेरा रंग जाता है। हृदय में मेरे अंकित भारत, मन मंदिर में झंकृत भारत। धमनियों में रक्त तेरा ही बहे, फिर मैं क्यों खड़ी चुपचाप अपलव ही सहे। तेरी कौन कौन सी बातों को मैं फिर से याद दिलाऊं, किन किन शूरवीरों की गाथा किसे किसे बतलाऊं। तेरी ही भक्ति में मैं अपनी शक्ति को पाती हूँ, तेरे ही मंगल गान सदा मैं गाती हूँ। हृदय प्रफुल्लित हुआ मेरा जब भारत मेरा मुस्काता, पर जब ध्वनि विस्फोटक उठती तब मुख विकृत हो जाता। यूं जाने से पहले सोचा, सा को तुमको देती जाऊं, सा को रख लो अपने पास, बात पते की एक समझाऊं। सा से संबल तुम भी पाओ, सा से सशक्त तुम बन जाओ, स से सत्य की राह पर चलना, सभ्यता सतमार्ग पर चल पाओ। सब प्रेम सदाचारी सदृढ़ बनो, प्रगति पथ पर बढ़ते जाओ। स से सार्थक बन, स्वर्णिम शांति में देश बनाओ, स्वर्णिम शांति में देश बनाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आपके भाव बहुत बहुत अद्भुत लिखा आपने। लेखन के अतिरिक्त कला के क्षेत्र में भी ब्रिस्बेन में काम कर रही हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि किस तरह का आप वहां पर काम कर रही हैं कला के लिए? यहाँ पे जहाँ मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ, स्पेशल स्कूल के अंदर, वहाँ अधिगम अक्षमता के बच्चे हैं। तो उनको जब मैंने जिसे कहते हैं ना कि नंबर्स, जब मैंने उन्हें सिखाने शुरू किए कि उनको कैसे जमा करना है, कैसे घटाना है। हमारे भारत की कला है जिसका नाम कोलम है, जिसमें आपने देखा होगा कि वो चावल के छोटे छोटे बिंदियां बनाते हैं, डॉट्स बनाते हैं, और उसे जोड़ के वो एक डिजाइन बना लेती हैं। तो उसके थ्रू मैं बच्चों को सिखाती थी कि उनको गिनती आ जाए अच्छे से करनी। एक दिन मेरे जो साथ के दूसरे साथी हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने बोला, इतना अच्छा तुम कला करती हो तो तुम इसको
इसकी कोई प्रदर्शनी वगैरह क्यों नहीं करती। तो स्कूल की छुट्टियों में जब मैंने पहली बार वहाँ यहाँ की गैलरी में अपने बनाए हुए आर्ट वगैरह उनको दिखाए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। और 2014 में रंगोली की फिर दूसरी मैंने रंगोली की 2016 में वारली, जो मुंबई की कला है, महाराष्ट्र की, उसमें करी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि इन लोगों के लिए भारत के जो रंग हैं वो बड़े ही सुंदर लगते हैं इन लोगों को, हमारे जैसे रंग यहाँ मिलते ही नहीं। तो फिर मुझे जब मौका मिला तो मैंने गैलरी में वर्कशॉप्स देनी शुरू की, और ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट लोगों को भी मैंने सिखाया अपनी रंगोली के बारे में, वारली वारली के बारे में। और फिर मैंने पब्लिक आर्ट किया, जो यहाँ के उद्यानों में उसके बड़े बड़े परमानेंट जो हैं वो डिजाइन लगे हुए हैं। अभी बीनली एक सबब है जिसको कि एक मोहल्ला कह सकते हैं, वहां पे मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने वो खुला आसमान के नीचे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ लोग लोग चलते हैं, उन्हें बड़ी धूप लगती होगी, तो यहाँ एक शेड बनाया जाए। तो उसके लिए फिर मैंने उन्हें रंगोली के जो हैं डिजाइन्स दिए, तो उसको उन्होंने 400 एल्युमिनियम की भारी शीटों के अंदर मेटल के बड़े बड़े पोल्स के साथ उसको उन्होंने उसका पूरा एक शेड बनाया। तो हाँ जी, तो मैं आपको बतला रही थी कि काउंसिल जब हमसे डिजाइन्स मांगता है तो वो सब 40 आर्टिस्ट को डिजाइन्स भेजते हैं, हम सब भेजते हैं, उस जगह को देखते हैं, हर आदमी अपने तरीके से सोचता है। अगर कोई लकड़ी का काम करता है या कोई लोहे से करता है, कोई पेंट से करता है, तो हर आर्टिस्ट जिस क्षेत्र की कला का वो है वो अपना उसमें अपने डिजाइन भेज देता है। फिर काउंसिल उसमें से 2-3 लोगों का जिसका उन्हें सबसे अच्छा लगता है वो सिलेक्ट करते हैं, और फिर सरकार यहाँ की उस पे पैसा लगा के काफी उसको जो है सार्वजनिक रूप में उसको, अगर गार्डन में लगाना है उद्यान में तो उस पे लगाएगी, जैसे फुटपाथ पे है, या कोई शेड बनाना है तो शेड बनाएंगे। जैसे ये जो आप बता रही हैं कि देश से दूर जाकर के भी लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं, तो जैसे त्योहार हैं हमारे, अभी होली आने वाली है, तो होली ये सब का आयोजन, दुर्गा पूजा कैसे करते हैं आप लोग वहां पर? बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से होती है यहाँ पे दुर्गा हम्म। पूजा भी, होली, दिवाली, इसके काफी बड़े लेवल पे किया जाता है इसको। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस दिन दिवाली है उसी दिन होगा, या जिस दिन होली है उसी दिन होगा, क्योंकि सब लोग कामकाजी लोग हैं, तो वो देख लेते हैं उस हिसाब से कि भाई सैटरडे संडे वीकेंड कब आ रहा है, तो उस दिन उसको अरेंज करते हैं। यहाँ की अलग अलग संस्थाएं हैं, जो जो लोग हैं वो मिल के उसको बहुत 5-6 हजार लोग इकट्ठे होते हैं और होली मनाई जाती है। इसी तरह से दिवाली का भी उत्सव बहुत, और मंदिर में दशहरे पे रावण भी जलाया जाता है। होली से संबंधित कोई कविता हो आपके पास तो वो सुना देंगे। हाँ जी, मैंने छोटी सी कविता लिखी है। देखो, कविता जो है ना वो हर कविता अलग ढंग की होती है और अलग ढंग से कही जा सकती है। जैसे पुराने गाने में समय में, जैसे मेरी बुआ वगैरह, मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरी बुआ हैं, दादियाँ हैं, चाची हैं, वो इस तरह की गाया करती थी, जैसे रंग रसिया मेरे मन बसिया, इस तरह की। अब थोड़ा समय में और परिवर्तन करो, तो जैसे मैं हूँ तो मैं कहूंगी, रंग रंग के भेद को रंग रंग से भर दो, रंग बड़े ही जीवन में तुम संचार नया यूं कर दो, कृष्णा का भी रंग भरा है, मीरा का भी रंग चढ़ा है, प्रेम जगत तुम भर दो, रंग बहुत है जीवन में कैसा भी रंग भर दो। और एक जो मेरे को अभी तक अपने बचपन की छोटी सी शरारत याद है, जो मैंने कभी की होगी, दादी दादी होली आई, दादी दादी होली आई, दादी ने फिर गुजिया बनाई, मोटी मीठी मीठी गुजिया, साथ में भांग और थोड़ी बुझिया, दादी मेरी टेसू लाई, टेसू के फूलों को फिर घोल मिलाया, पानी में उसको महकाया, फिर टेसू के पानी से हमने पिचकारी भी भर डाली, होली के रंगों में झूमे
हम भी खूब गुब्बारे लाए, फिर छत पर जाकर उन्हें छुपाए। नीचे से एक गंजा निकला, नीचे से एक गंजा निकला, उसकी टांड पर जा पटकाया। भागो भैया, भागो भैया, वो हमारे पीछे आया। भारत के ऐसे कौन से कवि, लेखक, कवित्री हैं जो आपको पसंद आते हैं सबसे ज्यादा, या जिनसे आप प्रभावित अपने को महसूस करती हैं? अथाह जिसको कहते हैं ना, उसमें किसी एक का नाम नहीं लिया जा सकता। मैंने काफी पढ़ा, जैसे महादेवी वर्मा का है, नीरज का है। इसके अलावा मेरे पिताजी के मित्र हैं, उनका काफी ऐसा समूह था जिसमें कविताएं वगैरह चलती थी, बचपन में हम सुना करते थे। तो इस समय जैसे अभी आजकल के टाइम का लो तो इस गुलजार जी हैं, जैसे तो सुमित्रा नंदन पंत हैं, मैथिली शरण गुप्त की कविताएं हैं, तो जिनको पढ़ के ही मन में, जिसको कहते हैं ना, एक बिल्कुल जोश सा आ जाता है। तो और खास तौर पे भारत की कविताओं से हम सीखते हैं इतना कुछ। वहां से मैं जब भी जाती हूँ, वहां से किताबें लेके आती हूँ। फिर हमारे एक मित्र हैं, वो न्यूजीलैंड में रहते हैं, उनकी अपनी एक वेबसाइट है हिंदी की, जिसका नाम भारतवंशी है। और वो उस वेबसाइट को चलाते हैं, उसके ऊपर हिंदी की बहुत अच्छी साहित्य की, कविताओं की, कहानियों का काफी कुछ उसपे है। हमें जहाँ से भी मिलता है हम उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ये तो आपकी रुचि की बात है। तो क्या सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया या जो अन्य विदेश में बसे भारतीय हैं वो उन रचनाओं को पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। हमें बड़ा शौक लगता है, क्योंकि हमारे को अ, आप लोगों की तरह हमें आम पढ़ने को नहीं मिल पाता। तो जैसे ही हम उस किसी भी उस चीज को देखते हैं सोशल मीडिया पे, हम उसे जरूर पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इस आदमी ने लिखा क्या है, इसकी सोच क्या है, ये कैसे लिख रहा है। तो हम्म। उससे हमारा ज्ञान ही बढ़ता है। और अगर उनका स्तर नीचा हो तो हमें लगता है कि भाई ये इसने अच्छा नहीं लिखा, और बहुत अच्छा हो तो अच्छा लिखोगे तो अच्छा सीखोगे भी, क्योंकि जो एजुकेशन है वो तो लाइफ लॉन्ग चीज है, चलती रहती है। तो अभी आप क्या लिख रही हैं? कुछ भविष्य की योजना, कोई पुस्तक, कोई उपन्यास, क्या लिख रही हैं अभी? अभी इस समय तो मैं एक संस्मरण लिख रही हूँ। मेरी एक मित्र हैं, वो साझा संकलन निकालने लगी हैं, तो उन्होंने मुझे संस्मरण के लिए कहा था। तो मैं अपने संस्मरण लिख रही हूँ यहाँ ब्रिस्बेन के बारे में। किसकी बातें, उसकी बातें, मीठी बातें, कड़वी बातें, कुछ ऊंची कुछ नीची बातें, लंबी बातें, पल की बातें, रुस्वा न होना कल की बातें। किससे कहूँ मैं मन की बातें, क्यों करते हो ऐसी बातें। मन दुखता है वैसी बातें, सच्ची बातें, झूठी बातें, तेरे मेरे प्रणय की बातें, मीठे सावन की वो बातें, ऊंची बेला कैसे महके, कुछ हल्के से हम भी चहके, जीवन की सीढ़ी में रह के, डरते डरते आगे बढ़ते, कुछ मैं कहती कुछ तुम करते, इसी दौड़ में आगे बढ़ते, हमको कुछ बतलाती बातें, विषय विराग की गहरी बातें, जीवन पाठ पढ़ाती बातें, झूठी बातें, सच्ची बातें, बहुत कुछ सिखलाती बातें। बहुत बढ़िया। आप इसी तरह ब्रिस्बेन में रह करके भारत का मान बढ़ाती रहें और आपका लेखन जारी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुझे आमंत्रण करने के लिए, और प्रभात खबर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।